पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी को हम कह सकते हैं चार्ज या तो इलेक्ट्रिक चार्ज। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स ओनली। हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने इलेक्ट्रिक चार्ज यहां पर देखा, तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं। पहले क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या है? निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम डिनोट करते हैं प्लस से, निगेटिव चार्ज को डिनोट करते हैं माइनस से। फिर यहां बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। अनलाइक और लाइक, दो टाइप की इसकी प्रॉपर्टी होती है। अनलाइक मतलब कि जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव है, या तो निगेटिव और पॉजिटिव है, मतलब अपोजिट होंगे, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ जाएंगे। लाइक चार्जेस होंगे तो वो रिपल करेंगे। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या तो निगेटिव निगेटिव है, तो एक दूसरे से अपार्ट होंगे, दूर होंगे। तो ये हो गई प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज या तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है कूलम। इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन है C। इसकी यूनिट है कूलम, इसको डिनोट करते हैं C से, और ये बहुत ही बड़ी यूनिट होती है। क्यों? क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द रेस पावर -19 कूलम। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, 1 कूलम ऑफ चार्ज जो आता है 6.25 इंटू 10 टू द रेस पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, क्योंकि जब आप इसको 1.6 अपॉन 10 टू द रेस पावर 19 करोगे तो 0.00000 में जाएगी, और जब इसको करोगे तो 10 टू द रेस पावर 18 का मतलब 625, और इसके आगे 16 जीरो लगेंगे। इतनी बड़ी यूनिट हो जाती है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर इसको नोट्स बनाना चाहते हो इसका नोट्स बना लो। इस टॉपिक से बाहर आपका इलेक्ट्रिसिटी का कुछ नहीं आने वाला है, ये टॉपिक्स आपका इलेक्ट्रिसिटी का है। तो अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। अब देखते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो या पास थ्रू इट आर नोन एज कंडक्टर। अब ये क्या क्या हो सकते हैं? सारे मेटल्स होते हैं, जैसे कि सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और ये नाइक्रोम और मैग्नीज जो होता है ये हीटिंग एलिमेंट्स होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, और ये यूज होता है हीटिंग एलिमेंट्स के लिए, जैसे आपका गीजर हो गया, हीटर हो गया, ब्लोअर हो गया, जहां से गर्म हवाएं आती है। तो वो ये क्या करता है एलिमेंट, इसकी कंडक्टिविटी जो होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है रेजिस्टेंस का। ये रेजिस्ट करता है, मींस अपोज करता है, तो वहां पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर वहां पे हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होने की वजह से, और लाइट भी जनरेट होती है, रेड कलर का हो जाता है हमारा वायर, नाइक्रोम वायर, और हीट जनरेट होती है जहां से हमें हीट प्रोवाइड होता है। तो ये है हमारा कंडक्टर। अब ये कॉन्सेप्ट आता है कंडक्टर में क्यों इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा फ्लो करता है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट होता है। अब इलेक्ट्रॉन जब फ्री है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को लेके चला जाएगा। अब बस में क्या कॉन्सेप्ट होता है, जब बस में जगह रहेगी, मीन जब फ्री रहेगा स्पेस, तभी आपको यहां से वहां तक ले जाएगा ना। सेम कॉन्सेप्ट है। बस में अगर सीट खाली है तो वो आपको यहां से वहां तक अलाउ करेगा जाने के लिए। अब बस में अगर सीट नहीं खाली तो कंडक्टर क्या कहेगा, जाओ जाओ हटो हटो हटो। तो आप समझो आप एक तरीके से क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो या तो इलेक्ट्रिक चार्ज हो। आप एक तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज हो। अब आपको यहां से वहां तक फ्लो करना है, तो आपका सोर्स क्या है, वायर की जगह बस है। तो बस में अगर जगह होगी तो ये क्या अलाउ करेगा ना कि हाँ आओ बैठो, और हम तुम्हें यहां से वहां तक ड्रॉप कर देंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट होता है हमारा मेटल्स या तो कंडक्टर में, कि वो कहता है हाँ हमारे पास फ्री है स्पेस, या तो इलेक्ट्रॉन फ्री है, हम इस चार्ज को यहां से वहां तक पास करा देंगे। सेम कॉन्सेप्ट होता है कंडक्टर का। यहाँ पे प्रेजेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब बात होती है इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर क्या होता है, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास इज नोन एज इंसुलेटर। अब जितने भी ग्लास होते हैं, रबड़ हो गए, प्लास्टिक हो गए, ड्राई वुड हो गए, इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी या तो इलेक्ट्रिक चार्ज वहां से पास नहीं कर पाएंगे, पास नहीं करेंगे तो वहां फ्लो ही नहीं होगा। जब फ्लो नहीं होगा तो फिर वहां पे इलेक्ट्रिक करंट हो ही नहीं सकता। अब इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, आप कभी भी अपने घर में सॉकेट होता है, वहां पे प्लग इन करते हो, जो आप पकड़ते हो प्लास्टिक होता है, हार्ड मटेरियल होता है, पीवीसी भी हो सकता है, तो रबड़ भी होता है। तो उसके अंदर इंसुलेटर की कोटिंग होती है उसके ऊपर, और उसके अंदर जो होता है वो कंडक्टर होता है, या तो वायर समझो। वायर के अंदर देखो कभी कॉपर है, एल्यूमिनियम वायर होता है, उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो इंसुलेटर की होती है, क्योंकि आपको कभी भी करंट ना लगे इस वजह से। तो कंडक्टर उसके अंदर होता है जो कि यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और इंसुलेटर क्या होता है जहां पे उसके ऊपर माउंट किया जाता है चीजें, ताकि आपको वहां पे झटके ना लगे करंट के, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी।
तो कंडक्टर आप समझ गए, घर की चीजों से आप अपने अगल बगल सराउंडिंग से समझो। और देखो यहाँ भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज समझ गया, आपने मोबाइल चार्ज करना सीख गया तो मतलब सारे चार्ज आपको समझ में यहाँ पर आ जाएंगे। प्लग इन करते हो, 3 पिन 2 पिन जो होता है वो मेटल, वो आपका कंडक्टर है। और इंसुलेटर क्या होता है, उसको ऊपर की जो कोटिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं हम इंसुलेटर। अब आप चलो कमेंट में ये बताओ जल्दी से कि ह्यूमन बॉडी क्या है, कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? वाटर क्या है, एयर क्या है? कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? एयर। वाटर क्या है, कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? जल्दी से कमेंट बताओ, इसका आंसर दो। और मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं कंडक्टर का। ग्रेफाइट आपने देखा होगा, पेंसिल से लिखते हो, क्लास 10th में आ गए हो, बट फिर भी आप पेंसिल यूज करते हो डायग्राम बनाने के लिए। तो पेंसिल की जो लीड होती है उसको ग्रेफाइट बोलते हैं, ठीक है? वो कार्बन से बना हुआ होता है, तो वो भी कंडक्टर होता है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो इसीलिए गलती से भी आप कभी भी प्लग में पेंसिल अपनी मत डालना, वरना बहुत झटके मारेगा, बहुत तेज करंट मारेगा अगर पीछे से वो छिली होगी तो, ठीक है? और वाटर जो होता है वो आप समझो, वाटर जो होता है ना, वो वाटर तो कंडक्टर होता है, इसीलिए कहा जाता है कभी भी गीले कपड़े से, या तो प्लग गीला रहे, पानी में डूबा रहा है, तो उसको कभी मत लगाओ, वरना वहां वो अच्छा कंडक्टर होता है और आपको निपटा देगा, पानी पानी कर देगा फिर। इसलिए हमेशा सेफ्टी के साथ चीजें करनी चाहिए। जितना आपको नॉलेज होगा उतना आप अपने आप को सेफ कर पाओगे। अब ये बताओ जल्दी से, कंडक्टर जो यहाँ गुड कंडक्टर क्या होता है और बैड कंडक्टर क्या होता है? और यहाँ पे एक टर्म आता है रेजिस्टेंस का। कंडक्टर में रेजिस्टेंस लो होता है और इंसुलेटर में रेजिस्टेंस हाई या तो इनफाइनाइट होता है, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाते। वो इतना अपोज करता है करंट को कि करंट 1 mm भी नहीं वहां से मूव कर सकता। ये होता है कॉन्सेप्ट। आगे हम रेजिस्टेंस को बताएंगे कि रेजिस्टेंस कैसे है, एक दूसरे से सारे टॉपिक्स को कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। सारे कॉन्सेप्ट इसी पे डिपेंड है। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी हमने वहां पढ़ाया था, पहला टॉपिक था, पहला टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी था, दूसरा कंडक्टर इंसुलेटर है। तो हमने बताया था इलेक्ट्रिक में 2 पार्ट्स होते हैं इसके, 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहला होता है स्टैटिक, जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो रेस्ट में होते हैं। दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो मोशन में होते हैं। मोशन मतलब मूव करते हैं, और यही हम क्लास 10th में पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में। स्टैटिक आप जाके आगे पढ़ोगे, 12th या उसके बाद पढ़ोगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम आपको क्लास 10th में आपके सिलेबस में है, तो इसको पढ़ा रहे हैं। तो अभी जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस electric potential at a point in a field is defined as work done in moving a unit positive charge from infinite to that point. इसको बोलते हैं हम electric potential. Potential difference क्या होता है? The difference in electric potential between 2 points or potential difference between 2 points in electric current is defined as, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। यहां हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पर किसी चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से एक पॉइंट पे ला रहे थे, और यहां पे क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचा रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हमने क्या कहा? वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज, इसको सिंबल होता है V, हम V से लिखते हैं, और वर्क डन का सिंबल होता है W, और चार्ज हमने बताया था Q। यूनिट होती है कूलम, लेकिन हम चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, तो यूनिट हो जाती है V। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर कैसे करते हैं? तो मेजर करते हैं एक डिवाइस जिसका नाम होता है वोल्ट मीटर, जो कि पैरेलल कनेक्ट होता है और इसका हाई रेजिस्टेंस होता है। देखो अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम समझे कैसे, तुरंत यही रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एक वर्क डन हो रहा है किसी एक फील्ड में, एक पॉइंट पर इनफाइनाइट से एक पॉइंट पर ले आने के लिए जितना हमें वर्क डन हो रहा है, जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे? जैसे हम बताएं, आप और आपके दोस्त में क्या डिफरेंस है। जैसे 2 बच्चे हो तुम लोग, अब तुम 2 बच्चों में क्या डिफरेंस है? एज का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का डिफरेंस हो सकता है, हाइट का डिफरेंस हो सकता है, वेट का डिफरेंस हो सकता है, कौन कितना पढ़ा है, नॉलेज का डिफरेंस हो सकता है, घर का डिफरेंस हो सकता है ना, फैमिली मेंबर्स का डिफरेंस हो सकता है। तो डिफरेंस मतलब किसी 2 चीज को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसको डिफरेंस बोलते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हम डिफरेंस कर रहे हैं किसकी? पोटेंशियल में, किसी 2 पॉइंट के बीच में। अगर हम आपसे बात करें, पूछे आप लोगों से कि डिफरेंस क्या है, आपके और पड़ोसी वाले के पैसे में डिफरेंस क्या है, तो हम पैसे का कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर हम यहां से पूछे कि आपके और आपके दोस्त में पढ़ाई का क्या डिफरेंस है, तो आप बोलोगे ना वो हमसे कम पढ़ने में है, या तो तेज पढ़ने में है, या ज्यादा पढ़ रहा है या तो कम पढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस किसकी बात कर रहे हैं? पोटेंशियल की। तो हम पोटेंशियल मतलब देखेंगे 2 पॉइंट पोटेंशियल कितना है, वही चीज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर।
पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्टेज, सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है V, डिवाइस होता है वोल्टेज से वोल्ट मीटर, ये पैरेलल कनेक्ट होता है और हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, चौथा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मींस इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। देखो, जब व्हेन टू चार्ज बॉडीज of different electric potential connected by wire, then charge flow from higher potential to lower potential till they acquire same potential। तो यहां पे SI यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर, डिनोट करते हैं A से। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम लिखते हैं I यहां क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। हमने यहां पे पढ़ा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन जब दो चार्ज बॉडीज डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होती हैं, जब एक दूसरे वायर से कनेक्ट होते हैं तो चार्ज जो है हमेशा हायर से लोअर की तरफ फ्लो करता है। इस वजह से जब तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। तो देखो, इसी इलेक्ट्रिक करंट के अंदर एक टॉपिक आता है, इसका सब टॉपिक है डायरेक्शन। अब हमें डायरेक्शन पता करना है इलेक्ट्रिक करंट की कि क्या डायरेक्शन होती है, किस डायरेक्शन में मूव करता है। तो देखो, यहाँ पे हम डायरेक्शन देखें तो सबसे पहले देखेंगे वायर में कैसे डायरेक्शन होता है, या तो सेल, ये सेल क्या है, ये सोर्स है एक तरीके से। तो यहाँ पे वायर में कैसे ट्रेवल करता है, और यहाँ पे सेल भी हो सकता है, यहाँ बैटरी भी हो सकता है, या तो कोई भी ऐसा सोर्स जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये आपका सर्किट है। अब सर्किट में देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका कन्वेंशनल करंट का, ये कन्वेंशनल करंट कैसे मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन हमेशा उसके रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस का एक टर्म आता है जो कि हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ में। देखो, तो यहाँ पे हमें सर्किट कंप्लीट करनी है, सर्किट ब्रेक नहीं करनी है, सर्किट कंप्लीट करनी है। जब सर्किट कंप्लीट करेंगे तो ये हमारा क्या है, एक सोर्स है जो कि हमें प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। अब ये सेल है, ये सिंपल एक सेल है, ठीक है। ये अब यहाँ से जो करंट मूव कर रहा है तो ये सेल है। अब यहाँ से जो सर्किट डायग्राम में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन हमेशा उसके अपोजिट मूव कर रहा है, और कन्वेंशनल करंट हमारा पॉजिटिव से निगेटिव मूव कर रहा है। अब देखो, कंप्लीट कैसे होगी सर्किट, जब ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। तो वायर में हमारा पॉजिटिव से निगेटिव मूव कर रहा है। अब ये जो सेल है हमारा, ये सेल है, इसमें कैसे मूव कर रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तरफ मूव कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा वायर में पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, और इन सेल हो या तो इन बैटरी में निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। और इलेक्ट्रॉन हमेशा हमारा कन्वेंशनल करंट के अपोजिट ही मूव करता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी होती है। अब हम सिंबल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे कि अलग अलग इक्विपमेंट या अलग डिवाइस के सिंबल कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ सिंबल हम बात करने जा रहे हैं सेल। सेल क्या होता है, सिंगल होता है। बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल। अब जरूरी नहीं है यहाँ कि हम एक और एक दो ही बनाएं, 3 4 मल्टीपल सेल बना के हम एक बैटरी बना सकते हैं। ये कंफ्यूज मत होना, और ये चीज़ ध्यान देना, कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा होती है एग्जाम में कि हम किसको प्लस और किसको माइनस लिखें। बड़ी वाली लाइन को हमेशा प्लस लिखना और छोटी वाली लाइन को हमेशा माइनस से डिनोट करना। चाहे तुम 3 4 सेल यहाँ जोड़ दो, लेकिन ये गलती मत करना। कनेक्टिंग वायर एक सिंपल स्ट्रेट लाइन होती है। वायर पॉइंट होता है जहाँ पे एक सिंपल वायर गया है, उसके बीच में हमने एक यहाँ से ज्वाइंट ले लिया वहाँ से, तो वो वायर पॉइंट होता है। अब विदाउट कॉन्टैक्ट वायर कैसे होता है, एक वायर ऊपर दूसरा वायर चला गया, लेकिन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई टचिंग पॉइंट नहीं है, ओवरलैप कहीं से नहीं हुआ है, तो वो हो गया वायर कॉन्टैक्ट। अब आप इसको चाहे ऐसे बनाओ या तो ऐसे बनाओ, बस ये कॉन्टैक्ट में नहीं आने चाहिए, सिंबल ऐसा ही होना, राइट लेफ्ट मायने नहीं रखता है यहाँ पे। रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस में भी ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। अब इसमें भी ध्यान देना कि ये नहीं जरूरी कि हम 1 2 बार उठाएं, मतलब 3 4 बार उठा देना ऐसे वेव। अब ये 10 15 20 ऐसे कोई काउंटिंग ऑफ नंबर्स नहीं है यहाँ पे हमें कितने वेव यहाँ पे उठाने हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना हो, एग्जाम में यहाँ कंफ्यूज मत होना कि यार इसमें कितने, इसको गिनने मत बैठना। यहाँ जरूरी नहीं कि आप 3 4, मतलब एक रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता कि कितने 3 4, ऐसे हम लोग से सिंबल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसे रेजिस्टेंस दिखता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए कॉपी में ऐसा होता है, थ्योरेटिकल होता है। प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस आप देखोगे यूट्यूब पे डाल लेना या गूगल पे डाल लेना, वहाँ दिखा दिए कैसे रेजिस्टेंस होता है, ऐसे छोटा सा डब्बा टाइप का होता है। तो ये नहीं होता, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं। कुछ ऐसा कट का सिंबल बन जाएगा, ऊपर एरो या तो फिर यहाँ पे एरो आ रहा होगा। एमीटर, एमीटर हमने बताया था करंट में, इलेक्ट्रिक करंट में हमने पढ़ाया था, इसकी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती थी बताओ, एम्पियर होती थी। तो डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट इज एमीटर, वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। वोल्ट मीटर, अब हमने वोल्ट मीटर कहाँ पढ़ाया था, पोटेंशियल डिफरेंस में। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होता है, वोल्टेज। तो डिवाइस यूज्ड टू मेजर वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। वी से डिनोट करते थे, यहाँ पे ए से डिनोट करते थे।
ठीक है, आई एम्पीयर करंट होता था। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्टेड होगा अक्रॉस टू एंड्स, बताया था ना हमने। ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे ऐसे हम लगा देंगे और ये वी कर देंगे तो ये वोल्ट मीटर हो गया। प्लस और माइनस का ध्यान रखना, एमीटर और वोल्ट मीटर में प्लस माइनस का ध्यान रखना। गैल्वेनोमीटर में देखो कोई भी हमने सिंबल नहीं लगाया, इस चीज़ का ध्यान देना, वहाँ पे प्लस माइनस मत बना के चलाना गैल्वेनोमीटर में, एमीटर और वोल्ट मीटर में होगा। फिर यहाँ स्विच की बात होती है, ओपन स्विच, क्लोज्ड स्विच। स्विच अगर ऐसे एक दूसरे कॉन्टैक्ट में नहीं है तो ओपन है ये सिंबल, ये भी होता है, और क्लोज स्विच एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आ गए हैं, क्लोज्ड हो गए हैं। बल्ब आप देखो जनरली ऐसे ही करते हैं बल्ब को डिनोट, ये वाला सिंबल होता है, कैसे एम बना दो घुमा करके वो बल्ब हो गया। ये बहुत रेयरली यूज होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसे मान लो कोई सर्किट बनाई तो यहाँ पे आपने ऐसे कर दिया तो ये भी बल्ब ही कहलाएगा, ठीक है। ये एम का सिंबल जो होता है वो भी बल्ब ही होता है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम इन सब चीज़ों को याद करें। तो ये पूरा आपका सिंबल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या होता है? तो ओम्स लॉ क्या है कि ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशन बिटवीन आई एंड वी। आई हमने पढ़ा था करंट होता है इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक में, और वी हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस में वोल्टेज होता है। तो ओम्स लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन आई एंड वी, करंट एंड वोल्टेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। I means current flow in a conductor is directly proportional to voltage across its end। हमने वोल्टेज को टर्म दिया था पोटेंशियल डिफरेंस से पढ़ा था। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो across its ends। अब हम लिख सकते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, यही है ना। गिव्स रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस इट्स एंड। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट जो भी फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। अब इसको हम लिख सकते हैं वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम कांस्टेंट टर्म यूज करेंगे जिसको हम डिनोट करेंगे यहाँ आर। तो यहाँ हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाया, इक्वल का साइन यूज किया, इसलिए आर यूज किया कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आर आई या तो आई आर। तो V इज इक्वल टू आर आई या तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे V हमारा वोल्टेज है, R हमारा रेजिस्टेंस है और I हमारा करंट है। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन आई। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला निकलता है रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एंड्स of a wire and the current flowing through a conductor। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अब ये यहाँ रेजिस्टेंस क्या है, तो हम रेजिस्टेंस को समझते हैं अच्छे से, लेकिन हम इससे बताते हैं रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट, रोकना, किसी चीज को अपोज करने को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। आप किसी को रेजिस्ट कर रहे हो मीन्स उसको पीछे खींच रहे हो, उसको ढकेल रहे हो, उसको रोक रहे हो आगे बढ़ने से, तो रेजिस्टेंस का टर्म सिंपल सा है। जैसे कि कभी हम गाड़ी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो हवा हमें रोकती है ना, तो वहां भी रेजिस्टेंस लगता है। हवा हमें रोक रही है आगे बढ़ने से, हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो रेजिस्टेंस का भी सेम कॉन्सेप्ट है। बस में आप जितना, या तो आप बाइक चलाते हो जितना एक्सीलरेट करो उतना तेज भाई, अगर ज्यादा तेज हवा चल रही है तो आपकी गाड़ी और स्लो हो जाएगी, होता है ना। तो रेजिस्टेंस उसी को कहते हैं किसी चीज को अपोज करना। ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज at constant temperature, current flowing in a conductor is directly proportional to voltage across its end। तो यहां से हमें कॉन्सेप्ट निकल के आता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, इक्वल की साइन लगाएंगे, R हमारा यहाँ यूज हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I हो गया, ठीक है। तो हमने ओम्स लॉ में देखा रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस टर्म्स क्या है, क्या होता है रेजिस्टेंस? हमने बताया कि रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट, रोकना, अपोज करना। तो देखो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर मतलब एक कंडक्टिंग, जैसे वायर होता है आपका, एलॉय होता है, मेटल होते हैं जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से मूव करते हैं। तो कंडक्टर में कैसे रेजिस्टेंस होता है? प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी जिसके द्वारा ये करंट को अपोज करता है अपने अंदर, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, रेशियो ऑफ वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट एंड्स एंड करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट हमने पढ़ी थी ओमेगा, ओम सिंबल होता है ऐसा डिनोट करने का, ठीक है। इसका सिंबल है
ऐसा। और ग्राफ जो बनता है करंट और वोल्टेज का वो हमेशा यूनिफॉर्म बनेगा, ठीक है। अब एसआई यूनिट जो हमने देखा ओम, ओमेगा होता है जो हमने बताया अभी। अब यहां पे देखो गुड कंडक्टर, रजिस्टर और इंसुलेटर, ये तो वैसे हम पढ़ चुके हैं कंडक्टर और इंसुलेटर, और रजिस्टर क्या टर्म है ये हम बताते हैं अब। तो जहां पे लो रेजिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं गुड कंडक्टर, जहां पे लो रेजिस्टेंस है उसे गुड कंडक्टर बोलेंगे, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ह्यूमन बॉडी और भी चीजें। यहां पे रेजिस्टेंस रो होता है, मतलब यहां पे रुकावट कम होता है, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। लेकिन सिल्वर हम ज्यादा यूज नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा महंगा होता है, इसलिए कॉपर और एल्यूमिनियम यूज होता है। एल्यूमिनियम आपने कहां देखा होगा, कभी भी खंबे पर देखते हो जहां से मेन सप्लाई आती है, एल्यूमिनियम का ही वायर होता है, सिल्वर तरीके का दिखता है। कॉपर आप कहां देखोगे, फैन वगैरह देखो, इंडक्शन यूज करते हो, या और भी कई चीजें जो कि बेस्ट माना जाता है, इन्वर्टर में भी होता है, गीजर में भी होता है, कॉपर की बाइंडिंग भी होती है, तो वहां पे आप कॉपर देखोगे थोड़ा येलोइश ऑरेंज कलर का होता है, उसको हम कॉपर बोलते हैं। रजिस्टर क्या होता है, जहां जिस कंडक्टर में हाई रेजिस्टेंस होते हैं उसको हम रजिस्टर बोलते हैं, जैसे नाइक्रोम वायर। अब नाइक्रोम वायर कहां यूज होता है, प्रेस आपने देखा है, प्रेस में नाइक्रोम वायर यूज होता है। पहले हीटर आता था, देखा होगा, जो रेड हो जाता था, हॉट हो जाता था, जहां पे खाना बनता था, वो होता है नाइक्रोम वायर। तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है और हाई रेजिस्टेंस होता है, इसलिए उसको रजिस्टर बोलते हैं। अब इंसुलेटर, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, जहां पे इतना ज्यादा रुकावट है कि वहां एक भी इलेक्ट्रॉन गलती से भी नहीं मूव कर सकता, जैसे ग्लास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक। अब यहां पे कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आपको। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हमने बता दिया, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, जहां पे वो अपोज करता है मतलब रोकता है। गुड कंडक्टर कैसे, अब इसका एग्जांपल समझो। दो गुड कंडक्टर क्या होते हैं, जैसे आप मान लो किसी स्टेट में रहते हो, दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कहीं भी रहते हो, तो आप दूसरे स्टेट में जाओगे, इंडिया के ही अंदर किसी और स्टेट में जाओगे तो आसानी से जा सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा रुकावट हो गया, बॉर्डर पे जाओ, चेकिंग करो, हाँ आप इसी देश का नागरिक हो, चले जाओ। हर स्टेट में होता है। रजिस्टर का मतलब क्या है कि हाई रेजिस्टेंस हो। अब आप यहां से अमेरिका जाओगे तो पहले आप वीजा बनवाओगे, पासपोर्ट बनवाओगे, फिर आपकी अच्छी खासी पूरी तरीके की चेकिंग होगी, पूरा बैकग्राउंड चेक होगा कि आपने कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कुछ ऐसा वैसा केस तो नहीं किया है, फिर वहां पे आप जा सकते हो। अदर कंट्री तो वहां हाई रेजिस्टेंस होता है, मतलब ज्यादा रुकावट होती है आपको जाने की। ऐसा नहीं कि तुरंत आज आप उठे सुबह चले गए, एक प्रोसीजर अपनाओगे तो वहां रोकने की क्षमता, तो वहां पे रुकावट ज्यादा होती है। अब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देखो, ऐसे कंट्रीज के बॉर्डर होते हैं जहां पे वो बोलते हैं कि आप बिल्कुल नहीं आओगे, होता है ना, जैसे अभी वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन का, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का भी कभी चलता रहता है, इजराइल और गाजा का चल रहा है, तो वहां पे रशिया क्या करेगा, यूक्रेन वाले को बिल्कुल नहीं आने देगा। तो वहां हाई रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट मतलब एक भी पर्सन नहीं आ सकता, इलेक्ट्रॉन मतलब ये चार्ज, मतलब एक भी चार्ज मूव नहीं करेगा वहां पे, यहां आएगा ही नहीं। अब इससे आप नहीं बोलोगे बिल्कुल, अब एक दूसरे से को रिलेट कर लो और समझ लो कि अच्छे से एग्जाम में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। रेजिस्टेंस का मतलब है कि अपोज ऑफ अ चार्ज और इलेक्ट्रॉन, जहां की कंडक्टर में फ्रीली मूव ना कर पाए। गुड कंडक्टर कौन होते हैं, जो कि आसानी से मूव करते हैं, जहां पे रेजिस्टेंस रोकने की क्षमता कम होती है, यहां लो रेजिस्टेंस होता है। रजिस्टर मींस जहां हाई रेजिस्टेंस होगा वहां पे रजिस्टर होता है। और इंसुलेटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, मतलब जहां पे फ्लो हो ही नहीं सकता है, और यहां पे क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यहां भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते हैं। यहां पे चार्ज आसानी से मूव कर सकता है, यहां पे चार्ज को मूव करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए वो हमें एनर्जी के फॉर्म में देता है, जैसे कि हीट हो गई, लाइट हो गई। पहले पुराने बल्ब आते थे येलो कलर के, उसमें टंगस्टन एलिमेंट यूज होता था जो कि ग्लो करता था। यहां पे रेडिश ग्लो करता है नाइक्रोम वगैरह, इसलिए वो हीट जनरेट करता है। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब इसी ओम्स लॉ में एक टॉपिक है, तो ओम्स लॉ में एक टर्म आता है रेजिस्टेंस, तो हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया। अब देखते हैं फैक्टर्स क्या क्या है जो अफेक्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, तो पहला है लेंथ, दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा है नेचर और चौथा है टेम्परेचर। देखो रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर लेंथ ज्यादा होगी तो उस कंडक्टर की या उस बॉडी की। अगर एक वायर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर उसका ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस थिकनेस उसका कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। नेचर ऑफ मटेरियल विच इट्स मेड, वो किससे बना हुआ है वो डिपेंड करता है।
चौथा है टेम्परेचर। अब हम इसको समझते हैं बारी बारी। देखो, अगर पहले आप ये देखो, पहले आप इसको समझो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमने बताया था अपोज, रुकावट। तो आप इसको समझ सकते हो भीड़ की तरह, ठीक है, भीड़ मतलब ट्रैफिक। रेजिस्टेंस को आप एक टर्म लेके चलो ट्रैफिक की तरह। अब देखो लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा। अगर आपने लेंथ इतनी कर दी और एक लेंथ यहां पे इतनी की, ठीक है, ये वायर है, ये दो वायर है, एक की लेंथ ज्यादा है, एक की लेंथ कम है। अगर देखो तो इसकी लेंथ ज्यादा है तो यहां पे रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा क्योंकि लेंथ ज्यादा है। यहां पे रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि लेंथ कम है इन कंपैरिजन टू दिस। इन दूसरे कंपैरिजन में एक दूसरे के रेजिस्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि लेंथ ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि लेंथ कम है। अब डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखते हैं इस पे। अगर इसकी थिकनेस मान लो 2 सेंटीमीटर है और इसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर है तो बताओ किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा क्योंकि ये चौड़ा ज्यादा है, इतना ज्यादा है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कम है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। अब नेचर पे डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल से बना हुआ है। सिल्वर है क्योंकि सिल्वर अच्छा कंडक्टर होता है, रेजिस्टेंस कम होती है, बहुत ही लो होता है। फिर कॉपर, एल्यूमिनियम भी है। नाइक्रोम में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस वहां होता है जो जिसकी वजह से वो रेडनेस हो जाता है, जो हमने बात की थी हीटर की। और फिर टेम्परेचर, प्योर मेटल में होता है अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा टेम्परेचर घटेगा। बट एक ऐसा एलॉय है, मतलब नाइक्रोम है, जहां पे उसका अनअफेक्टेड होता है उससे। तो नाइक्रोम वायर जो है एलॉय का बना होता है, जो एक एलॉय है नाइक्रोम वायर, वो अनअफेक्टेड होता है टेम्परेचर से। बाकी सारे 3 फैक्टर्स उस पर भी लागू होते हैं। अब इसको देखो, रेजिस्टेंस को हम अब समझते हैं एग्जाम में। अभी तो हम भूल गए 4 फैक्टर है, पहला है लेंथ, दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा है नेचर, चौथा है टेम्परेचर। अब रेजिस्टेंस को तुम लेके चलो भीड़ की तरह, ट्रैफिक। अब तुम किसी रास्ते से जा रहे हो, एक पतले रास्ते से जा रहे हो और तुम सबसे पीछे हो, देख रहे हो कि आगे बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है, मतलब जाम तो लगा हुआ है लेकिन बहुत बड़ा है, लेंथ ज्यादा है, 1 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है, तो वहां रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो वहां अपोज हो जाएगा, मतलब वहां रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, रुकावट बहुत ज्यादा है, तो तुम्हें 1 किलोमीटर तक जाम से जाना पड़ेगा, तो वहां रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। अब देखो वही एक रास्ता है लेकिन वो बहुत चौड़ा है। एक रास्ता इतना पतला था और 1 किलोमीटर का था, एक रास्ता इतना पतला है और एक रास्ता देखो, तो ट्रैफिक लगा है, एक रास्ता इतना है और एक रास्ता 1 किलोमीटर का है। तो आधा किलोमीटर वाले में तुम सोचोगे एक बार चलो ठीक है थोड़ी दूर का जाम है हम निकल जाएंगे, और एक है कि 2-4 किलोमीटर का है जाम, तो वहां पे क्या करोगे। तो वहां पे लगे तुम्हें रेजिस्टेंस ज्यादा है तो बहुत लंबा जाम है, रेजिस्टेंस मतलब जाम, तो वहां जाम ज्यादा, वहां बहुत ज्यादा रुकना पड़ेगा हमें। दूसरा क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि तुम समझो जाम किस रोड पे लग रहा है। तुम गए एक रोड पर, ठीक है, तुम लोग गए आप लोग, तो वो रोड जो है चौड़ी, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका चौड़ाई कितनी, थिकनेस कितना है। अगर वो इतना चौड़ा है तो वहां जाम ज्यादा लगेगा, एक बार में 1 या 2 ही पर्सन निकल सकते हैं। अगर वो बहुत वाइडर रोड है, नेशनल हाईवे है, तो वहां रेयरली जाम लगेगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तीसरा है नेचर, तुम किस रोड से जाना चाह रहे हो, बनी बनाई आरसी रोड से जाना चाहते हो या तो उबड़ खाबड़ मिट्टी उट्टी पड़ा हुआ उससे। मिट्टी पड़ा हुआ ऑब्वियसली बात है, ईंटे मिट्टी कंकड़ पत्थर, अभी रोड बनी नहीं है, डेवलपमेंट में है, और तुम उससे जा रहे हो तो धीरे धीरे रफ्तार से जाओगे, तो वहां पे जाम लगने की संभावना ज्यादा है, गड्ढे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है नेचर पे। और अगर रोड बनी हुई है तो चले जाओगे। तो नेचर मतलब किस मटेरियल का बना हुआ है। अगर अच्छी क्वालिटी है, मतलब रोड अच्छा है, अच्छा मटेरियल है, तो वो रोड अच्छी होगी। खराब मटेरियल है तो रोड खराब होगी। टेम्परेचर प्योर मेटल पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा टेम्परेचर घटेगा। नाइक्रोम अनअफेक्टेड होता है, इससे इस बात को याद रखना। अब यहां से देखो एक टर्म निकल के आ रहा है, हमारा सभी में रेजिस्टेंस कॉमन है, तो यहां से हम एक टर्म निकालते हैं रेजिस्टिविटी की। अब यहां से एक टर्म आता है हमारा रेजिस्टिविटी, इसी में से आएगा। रेजिस्टिविटी क्या होता है अभी मैं इसको पहले समझा देता हूं। देखो तो यहाँ पे जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू L है, यहाँ पे R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ लेंथ था, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। नेचर ऑफ मटेरियल भी है और टेम्परेचर भी है। तो इससे हमारा एक टर्म निकल के आ रहा है R डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू L मतलब लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि इंटू 1 करेंगे तो बात यही होगी। अब हमें ओम्स लॉ की तरह ही V इज इक्वल टू आई, आई इज इक्वल टू वी, वी इज इक्वल टू आई आर था, इक्वल हमने लगाया, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट टर्म यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, R इज इक्वल टू
ये रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है, P की तरह होता है। यहाँ भी रेजिस्टिविटी के लिए हम कांस्टेंट हटाएंगे, ये हो जाता है ये इनटू L अपॉन A। तो जो हम रेजिस्टिविटी निकालेंगे मोह, तो ये निकलेगा R इज इक्वल टू मोह L अपॉन A। तो यहाँ जब हम मोह निकालेंगे तो ये हो जाएगा R इंटू A अपॉन L। तो रेजिस्टिविटी हमने सिंबल डिनोट किया ऐसे, इसको बोलते हैं रो। अब इसकी यूनिट हम निकालने जाते हैं, तो यूनिट इसकी होती है ओम मीटर। अब ये यूनिट आई कैसे, इसको हम देखते हैं। देखो ये इसकी यूनिट है, अब ये आई कैसे यूनिट, इसको हम देखते हैं। तो ये मोह की जो यूनिट होती है, रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है, ओमेगा। एरिया मतलब 2 बार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, मींस इसकी जो मीटर है, मीटर इंटू मीटर, तो इंटू मीटर। और लेंथ भी हम किस में निकालेंगे, मान लो मीटर में ही है तो मीटर। तो यहां से 1 मीटर और 1 मीटर कट गया, बचा क्या, यहां पे बचता है ओम मीटर। ठीक, तो ये रेजिस्टिविटी रो से डिनोट करते हैं, सिंबल ऐसा होता है थोड़ा सा P की टाइप का, और इसका यूनिट होता है, SI यूनिट होती है ओम मीटर। अब यहां एक चीज ध्यान देना, ये जो मोह होता है ना, ये डिपेंड नहीं करता लेंथ और एरिया पर, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है नेचर और टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। तो ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर, नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर। ये लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता है मोह। तो हम एक बार पढ़ते हैं, देखिए ओम्स लॉ क्या होता है, फिर यहां से आपका पूरा ओम्स लॉ का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओम्स लॉ क्या है, गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन करंट और वोल्टेज, I डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V और V डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन हम हटा के इक्वल लगाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, जिसको बोलते हैं R, वो होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओमेगा, ओम से डिनोट करते हैं। आप ओम ऐसे सिंबल बनाते हो शिव जी का, वैसा ही समझ लो, ऐसा होता है ओम, बस यहाँ पे ये लगा दो ओमेगा। तो ये रेजिस्टेंस हो गई, रेजिस्टेंस यूनिट हो गई ओमेगा। ठीक है, फिर हमने बात की थी गुड कंडक्टर, रजिस्टर और इंसुलेटर। गुड कंडक्टर क्या होता है, जहां पे रेजिस्टेंस लो होता है, बहुत लो होता है, जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। रजिस्टर क्या होता है, जहां पे हाई रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे नाइक्रोम वायर हो गया। और इंसुलेटर क्या होता है, जहां पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा रुकावट, मतलब इतना ट्रैफिक है कि आप कभी क्रॉस नहीं कर पाओगे, वहां पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है। आप जा रहे हो कहीं रास्ते पे, इतना भीड़ है तो समझ लो दीवार एक तरीके से खड़ी है सामने। आप आए थे 1 साल बाद, गए उस रोड पे, वहां पे दीवार खड़ी है, तो आप वहां जा ही नहीं पाओगे, नामुमकिन हो गया। और हाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, एक पतली सी गली दी गई जहां पे एक बार में एक इंसान जा सकता है। और वहां क्या है, वो अभी भी रोड बनी हुई है, रोड जो पहले खराब थी बहुत अच्छी रोड है, तो आप वहां से गुजर सकते हो, तो वो हो गया आपका गुड कंडक्टर। बहुत पतली रोड है, एक बार में एक लोग जाएंगे, हाई रजिस्टर। एकदम वहां पे दीवार खड़ी हो गई है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, मतलब वहां से जाना नामुमकिन हो गया, मुमकिन ही नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो वो पहला होता है लेंथ, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा होता है नेचर, मटेरियल ऑफ विच इट मेड, और चौथा होता है टेम्परेचर। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ होता है, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। आप लेंथ को अगर 10 किलोमीटर कर दोगे या तो 10 टाइम्स कर देते हो तो रेजिस्टेंस भी इसकी 10 टाइम्स हो जाती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली होता है, अगर आप एरिया उसकी बढ़ा दोगे, उसकी चौड़ाई बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। आप उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा कि वहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ मूवमेंट बहुत कम हो जाएगा। नेचर ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल से बना हुआ, सिल्वर से है तो बहुत अच्छा है, नाइक्रोम से है तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, प्योर मटेरियल पे नाइक्रोम यहाँ से अनअफेक्टेड होता है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रो। ठीक है, इसकी SI यूनिट होती है ओम मीटर। ये डिपेंड नहीं करता है लेंथ और एरिया पे, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है नेचर और टेम्परेचर। तो यहां से हमने ओम्स लॉ भी खत्म कर दिया। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस यहाँ पे कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके के रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन होते हैं, पहला है सीरीज, दूसरा है पैरेलल। सीरीज में कैसे हम कनेक्ट करते हैं, मान लो हमारे पास मल्टीपल रेजिस्टेंस है, हम सिर्फ 2 का एग्जांपल ले रहे हैं, 2 रेजिस्टेंस हमारे पास R1 और R2। तो ये हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई है, यहाँ कोई स्विच नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लगाया है। कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट मूव करेगा, रिवाइज करते हुए चलो। 2 रेजिस्टेंस है यहाँ पे R1 और R2, तो यहाँ सीरीज में है। सीरीज में जो होता है वो हम ऐसे इसको एक के बाद एक कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस, आप मल्टीपल रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है आपका क्या यूज केस है।
तो वहां पे हमने दो रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे हमने सर्किट बनाया है, एक यहाँ पे सेल ले लिया हमने, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दिया, यहाँ पे हमने कन्वेंशनल करंट का फ्लो कर दिया। इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा अपोजिट मूव करेगा, इस चीज का ध्यान रखते हुए चलना, और यहाँ पे साथ में साथ डिवाइस करते हुए चलो। तो ये सीरीज कनेक्शन है। पैरेलल में क्या होता है, यहाँ पे हमने एक सर्किट बनाया, प्लस और माइनस दिया, बड़े वाले को प्लस छोटे वाले को माइनस, रेजिस्टेंस पैरेलल है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ जो करंट फ्लो करेगा वो डिवाइड होगा, करंट यहाँ पे सेम नहीं होगा। हमने सिंबल वाले में बताया था ना कि कभी भी अगर बीच में आप जैसे किसी घर में कटिया मारते हो तो करंट वहां से डिवाइड हो जाता है, और करंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा वो शॉर्टेस्ट पार्ट चुनता है। जैसे हम लोग थोड़ा आलसी होते हैं ना, देखते हैं ना कि अरे यार इधर नहीं उधर से जाते हैं, ये वाला रास्ता कम पड़ेगा तो यहीं से चले जाते हैं। तो करंट भी कुछ ऐसा ही होता है, उसकी भी एक नेचर या प्रॉपर्टी होती है कि जहां वो सबसे पहले शॉर्टेस्ट पार्ट जो देखेगा वहीं से चला जाएगा। तो ये होता है। तो अब हम ओवरऑल रेजिस्टेंस यहाँ पे देखें सीरीज, अगर हम यहाँ फॉर्मूला देखें तो सीरीज कनेक्शन में क्या बनता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस आप जितने रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हो सीरीज में उसको प्लस करते जाओ Rn तक, 1 2 3 4 10 कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितना आप कनेक्ट किए हैं। यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है पैरेलल का 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डैश डैश डैश, आप जितने यूज करना चाहते हो। अगर 2 ही यूज किया तो सिर्फ 2 तक बनेगा, ये सब कुछ नहीं होगा। 3 यूज किया तो 3, तो डिपेंड करता है आप कितने बना रहे हो वहां पे सीरीज में, मतलब पैरेलल में यहाँ पे कितने कनेक्ट कर रहे हो रेजिस्टेंस। ये हो गया इसका फॉर्मूला। हमने रेजिस्टेंस का देखा था, उसको डिनोट करते हैं ओमेगा से, सिंबल होता है और यूनिट होती है ओम, सिंबल होता है कुछ ऐसा टाइप का, ओम टाइप का। अब यहाँ पे हम एक चीज ध्यान देते चले, सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में एमीटर और वोल्ट मीटर, तो वहां पे हम आपको समझाते हैं। देखो एमीटर कभी भी कनेक्ट करोगे ना आप, तो यहाँ पे एक डिवाइस होती है एमीटर, ऐसे ऐसे ये कनेक्ट कर दो, हमेशा इसी टाइप में ये कनेक्ट होगा। वोल्ट मीटर क्या होता है, यहाँ पे कैसे कनेक्ट होता है, इसके हमेशा अक्रॉस मतलब पैरेलल कनेक्ट होगा, ये वोल्ट मीटर। तो ये चीजें ध्यान लेके चलना, यहाँ पे नहीं समझा रहे हैं, इस टॉपिक में यहाँ पे है। वोल्ट मीटर और मीटर हमने आपको बता दिया क्या होता है। रेजिस्टेंस में हम एक चीज और बताते चले, ये फॉर्मूला आपने देख लिया रेजिस्टेंस का सीरीज में और पैरेलल में। और रेजिस्टेंस में क्या होता है, जब आप सीरीज में कनेक्टेड रहते हो ना तो रेजिस्टेंस बढ़ता है और करंट घटता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट घट जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है कि करंट डिवाइड हो जाता है। मान लो यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रही थी, आई, तो यहाँ पे जो करंट जाएगी ये मान लो I1 हो जाएगी और ये I2 हो जाएगी, तो ओवरऑल ये प्लस करके फिर आती है, ठीक है। तो जितना आप वहां पे बीच में करते जाओगे वहां पे उस हिसाब से वो करंट डिवाइड होता जाएगा। चलो अब एक क्वेश्चन बताओ जल्दी से कमेंट करके, एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ कि आपके घर में कौन सा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है, जल्दी से बताओ। तब तक हम उसके आगे टॉपिक में बढ़ते हैं, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर सीरीज कनेक्शन है आप, ठीक है, घर में अगर हम सीरीज कनेक्शन करते हैं तो उसके डिसएडवांटेज क्या है, सिर्फ एक सिंगल स्विच होगा कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सारे डिवाइसेस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर एक ही सिंगल स्विच है, अगर हमें सब बंद करना होगा तो एक बटन दबाना होगा, सब चालू करना होगा तो अगर हमें किसी एक को यूज करना है तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा इसका क्या डिसएडवांटेज है, अगर हमारा पहला खराब होता है तो उसके बाद सारा खराब हो जाएगा, एक खराब होता है तो सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे पर है, आगे करंट नहीं फ्लो करेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगी, ब्रेक हो गया तो एक भी नहीं चलेगा। अब मान लो आपने यहाँ पे मल्टीपल बल्ब लगाए हैं, यहाँ 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 यहाँ, एक भी खराब हो गया तो सर्किट इनकम्प्लीट हो गई ना, खत्म, वहीं से कुछ भी नहीं चलेगा। देखो तीसरा क्या है, डज नॉट गेट सेम वोल्टेज एट एंड्स। अब यहाँ पे क्या आपने ढेर सारे बल्ब लगा दिए, यहाँ पे बहुत ढेर सारे बल्ब लगा दिए आपने, तो ये ज्यादा तेज ग्लो करेगा और ये कम ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज उसका सेम नहीं होगा, वहां पे डिफरेंस हो जाएगा वोल्टेज का। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे आपने रुकावट डाल दी अपने इसके रास्ते में, करंट यहाँ आसानी से फ्लो कर रहा था, उसके बीच में आपने एक ही जगह बहुत ढेर सारे लगा दिए, तो वहां रेजिस्टेंस बढ़ गया और करंट घट गया। तो इसके इतने डिसएडवांटेज हैं। और यहाँ पे पैरेलल में देखो करंट डिवाइड हो जाता है, करंट घटता नहीं है। अगर हमें फैन चलाना है तो हम फैन चलाएंगे। देखो अब पैरेलल हम बात करते हैं, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप जिन्होंने भी कहा है कि हमारे घर में सीरीज कनेक्शन है उनका बिल्कुल गलत है, और जिन्होंने बोला है कि पैरेलल कनेक्शन है उनका बिल्कुल सही है। देखो हम बताते हैं कैसे। अगर आपके घर में सीरीज कनेक्शन नहीं हो सकता है, हाँ आप ये देखो पहले जो झालर आते थे वहां पे सीरीज कनेक्शन का बेस्ट एग्जांपल था, चाइनीज झालर होते थे, दिवाली के दिन हम लोग सजाते थे, बीच में एक भी झालर खराब हो गया तो सब खराब हो जाते थे, क्योंकि वहां पे 2 तार जाते थे। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं और मॉडल इवॉल्व हुआ है, तो वहां पे क्या हुआ है कि पैरेलल भी झालर बन के आने लगे। पैरेलल कनेक्शन में एक भी बल्ब बीच में खराब होता है तो वो बंद हो जाता है, बाकी सारे बल्ब जलते रहते हैं। और अगर हम डोमेस्टिक यूज की बात करें तो हमारा घर में जो कनेक्शन होता है वो भी पैरेलल कनेक्शन ही होता है,
क्योंकि मान लो आपको फैन बंद करना है या चलाना है तो आप सिर्फ फैन की बटन दबाओगे, बाकी सारी चीजें चल रही होंगी एज इट इज। आप फैन बंद कर दिया, आपको लाइट बंद करना तो आपने लाइट बंद कर दिया। मान लो आपके घर में बल्ब फ्यूज हो गया तो बाकी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें तो चल ही रही है ना, फैन चल रहा है, टीवी, फ्रिज, एसी सब चल रहा है। सीरीज में हो तो आपका बल्ब खराब हो गया, सब बंद हो गया, पूरा घर की लाइट चली गई। तो हमारा घर का जो डोमेस्टिक कनेक्शन होता है वो हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है। इसके बहुत से एडवांटेज हैं। कोई भी एक डिवाइस अगर खराब हुआ तो वो सब पे इफेक्ट नहीं करता है और सारी जगह हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो बराबर होता है, सब कुछ एक जैसा ही चलेगा। इलेक्ट्रिक पावर, देखो अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर या तो सिंपल टर्म बोल सकते हो पावर। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यहां पे रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम पावर बोलते हैं। तुम किस रेट से वर्क कर रहे हो वो पावर तुम्हारी डिफाइन करेगा। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड एंड वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट इज डूइंग वर्क। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में से तो मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज हो रहा है और तब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट अपना काम कर रहा है। यहां पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं वर्क डन अपॉन टाइम, मतलब डूइंग रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट मतलब तुम कितने रफ्तार से अपना काम है, कितनी जल्दी निपटा रहे हो, कितने टाइम में तुम अपना काम कर रहे हो। तो वर्क डन तुम कितना काम कर रहे हो, कितने टाइम में कर रहे हो, इसकी यूनिट होती है, वर्क डन की यूनिट होती है जूल और टाइम को हम डिनोट कर सकते हैं यहां सेकंड में। तो यूनिट हो जाती है जूल पर सेकंड, या तो स्टैंडर्ड यूनिट हम बताएंगे एसआई यूनिट वॉट। बिगेस्ट यूनिट जो होती है पावर की उसे बोलते हैं किलोवाट। तो रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। अब पावर की बात हम करते हैं फॉर्मूला की इन टर्म्स ऑफ करंट और वोल्टेज। तो P इज इक्वल टू आई भी हो सकता है। अब हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है था रेजिस्टेंस में, ओम्स लॉ में, सॉरी, तो यहाँ पावर इज इक्वल टू करंट और वोल्टेज होता है। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकते हैं। अब ये तो याद रहेगा नहीं, ये एग्जाम में हम भूल जाएंगे, कोई न्यूमेरिकल आएगा तो हम भूल जाएंगे, तो इसको हम याद कर लेते हैं। ओम्स लॉ पढ़ा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वोल्टेज होता है, V इज इक्वल टू आई आर था, तो वही सेम टर्म यहाँ पे है। तो I V इज इक्वल टू आई आर था। अब हम यहाँ अगर I निकालते हैं तो V अपॉन आर हो जाता है। तो हम I की जगह पे यूज कर लेंगे I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो अगर हमने यहाँ पे V अपॉन आर किया इंटू वी किया तो ये दो बार हो गया ना, V स्क्वायर अपॉन आर हो गया। अब यहीं से हम V निकालते हैं, V इज इक्वल टू आई आर था। ठीक है, अब देखो V इज इक्वल टू आई आर है तो V की जगह हम रख देते हैं I और R, I इंटू आर, I और I दो बार हो गया, I स्क्वायर आर हो गया। अब I की जगह हम V अपॉन आर रख देते हैं तो ये हो जाता है I स्क्वायर, तो ये हो जाता है I इंटू आर, मतलब I दो बार है तो यहाँ हो गया I स्क्वायर आर। अब यहाँ पे हम देखें I की जगह रखते हैं तो V अपॉन आर है, तो यहाँ हमने जब I इंटू वी था तो ये हमने I की जगह रखा तो V अपॉन आर इंटू वी, तो V दो बार हो गया, V स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर इन टर्म्स ऑफ करंट और वोल्टेज में हमने देख लिया, ये आपने डराइव भी कर लिया और याद रखने का कोई खास जरूरत नहीं है, आप भूलोगे नहीं, बस इतना याद रखना I और V का मल्टीप्लिकेशन को पावर बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी होते हैं वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पावर में हमने पढ़ा था रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, इलेक्ट्रिक पावर, और इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पावर में हमने पढ़ा था पावर की जो फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो वर्क डन को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, टाइम को हम टाइम से ही डिनोट करेंगे। फिर यहाँ पे एक टर्म आता है हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी का, तो E होता है E इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसकी यूनिट जो होती है वॉट सेकेंड होती है। तो अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा था इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, उसमें था हीट, मैग्नेटिक और केमिकल। तो ये तीन तरीके का इफेक्ट था, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। तो उसी में से हम बात करने जा रहे हैं जो कि आपके सिलेबस में है, हीटिंग इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू हाई रेजिस्टेंस वायर, जैसे कि नाइक्रोम जो कि आपके हीटर वगैरह में यूज होता था, हीटर मतलब हीट करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द हाई रेजिस्टेंस वायर नाइक्रोम, हाँ, तो वायर बिकम्स हॉट एंड प्रोड्यूस हीट। तो वायर हॉट हो जाता था और हीट प्रोड्यूस करता था, जिसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखो
इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। हमने इलेक्ट्रिसिटी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया, और जब हम बल्ब में यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लाइट में यूज करते हैं, लाइट बनाते हैं उससे। यहाँ पे हमने हीट प्रोड्यूस किया है, वहाँ हम लाइट जनरेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने यहाँ पे हीट एनर्जी में ट्रांसफर किया, तो यहाँ वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, और एंड आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी हमने पढ़ा है। आई हमारा करंट होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था वी इज इक्वल टू आई आर, करंट और रेजिस्टेंस, या तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं वी अपॉन आई। तो यहाँ से हमने देखा W इज इक्वल टू आई इंटू टी, क्यू की जगह हमने आई इंटू टी लिखा, V की जगह हमने आई इंटू आर लिखा यहाँ से, तो आई स्क्वायर आर टी होता है। तो यहाँ पे देखो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू है करंट के स्क्वायर के। अगर हमारा करंट ज़्यादा है तो हमारा हीट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमने देखा आई स्क्वायर आर टी। अब इसकी यूनिट जो होती है वो होती है जूल। तो जूल, इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई स्क्वायर। हीट जो है हमारा वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर हमारा करंट का स्क्वायर बढ़ता जाएगा तो हीट हमारा और बढ़ता जाएगा, मतलब करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा। रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट मतलब हीट बढ़ा, हीट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। और टाइम पर भी डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अगर हमारा टाइम ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा होगा, टाइम कम है तो हीट कम होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से हमारा पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और अब अगर अभी तक आपने इसको पढ़ा नहीं था तो यहाँ पे जल्दी जाओ, पढ़ो, कमेंट करो कोई भी डाउट हो तो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर को अपने दोस्तों जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था। सारी पढ़ाई यहाँ पे हो गई है इस चैप्टर की। हमें नहीं लगता इससे बाहर कुछ भी आएगा इस चैप्टर में। तो ये आपके सीधे सब 10 पॉइंट है, सीधे सीधे 10 पॉइंट। इसमें मैं डेफिनेशन, यूनिट, टाइप और सिंबल इन चारों चीज़ को एक साथ डिस्कस किया है यहाँ पर। और यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, मतलब इसके बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। तो उम्मीद करते हैं आपका टाइम टेबल बना होगा। देखो कभी भी पढ़ाई ऐसे नहीं होती हमें पढ़ लिया कुछ भी, हमें पहले फोकस होना पड़ता है, टाइम टेबल बनाना पड़ता है, हमें रिवाइज सिलेबस करना पड़ता है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें टॉपिक उसमें क्या कवर करना है। फिर एक दूसरे को रिलेट करते हैं। पढ़ाई मतलब नॉलेज, मतलब आपके आसपास की चीज़ों से ही बनी हुई है। तो उसको आप ध्यान से पढ़ो और ध्यान से समझो। तो यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अगर कोई भी डाउट है तो मैं उस पर दोबारा वीडियो बना दूंगा या तो वहीं पे समझा दूंगा कमेंट करके। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो जिन्होंने अभी तक इस चैप्टर को, बहुत उनको डिफिकल्ट लगता था कि यार ये चैप्टर कैसे खत्म होगा। ये बहुत सी वीडियो, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम इस वीडियो को हम 1 साल पूरा पढ़ाएं इस चैप्टर को तो भी हम इतनी ही बातें पढ़ाएंगे। और अगर हम इस वीडियो को 1 घंटे की बजाय हम 10 घंटे बनाएं तो भी इतना सा ही कंटेंट है। मेन कंटेंट इतना ही आपको एग्जाम में लिख के आना है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अब हम इसी वीडियो को, इतने सारे टॉपिक्स को अगर हम इतने छोटे छोटे और आसान तरीके से ना करके इसको हम अच्छे खासा 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे या पूरा 1 साल पढ़ाएं तो भी इतना ही पढ़ाएंगे। तो मैटर वो नहीं करता कि हमने कितना पढ़ा, क्वालिटी यहाँ मैटर करती, क्वांटिटी नहीं। तो यहाँ क्वांटिटी पे मत जाना, क्वालिटी पे जाओ। और समझ में आया हो तो लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।